हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? तो हैली नेशनल पार्क। 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 1956 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2021 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया। क्या रखा गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। यानी जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। इस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। इंपॉर्टेंट है ये, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था, जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है सर्वाधिक वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये क्रम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड है। देखिए, अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र आता है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, ये क्रम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र का लगभग 24.62% है। भारत में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? तो 24.62% है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही विलायती बबूल के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा यानी विलायती बबूल जैव विविधता को कम करने के लिए जाना जाता है। विलायती बबूल अपने आसपास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है। विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका व कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश अधिकारी ने उस समय देश में बढ़ रहे रेगिस्तान को रोकने के लिए मैक्सिको का एकेसिया का बीज हवाई जहाज से छिड़का था। रेगिस्तान तो रुक गया,
लेकिन यह विलायती बबूल पूरे देश में फैलता जा रहा है और जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो ऑप्शन बी, उत्तर से पश्चिम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक का होता है। पक्षियों के प्रव्रजन शरद ऋतु में उच्च देशांतर वाले प्रदेशों में होता है, जिससे बर्फीले तूफान से रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है, रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीठे पानी के संबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल मीठे पानी के संबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके दर्शाती है। रोडियस मछलियां मध्य यूरोप की नदियों में निवास करती हैं और ये मछलियां घोंसला नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सही है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी सही है, मेथेन ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, ओजोन प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1973 में किसकी शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट टाइगर की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 नहीं है, वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। अगर हम बात करते हैं 53वां कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। 54वां कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती ये मध्य प्रदेश में है और ये 54वां टाइगर रिजर्व है। 55वां की बात करते हैं तो कौन सा है? तो धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में, और ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी व्याख्या देखते हैं। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है। मन्नार की खाड़ी भारत में जैव विविधता के मामले में सबसे संपन्न तटीय क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो भारत के दक्षिण पूर्व सिरे से
और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ऑप्शन बी, CWG प्रकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, कोपेन का जो वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है? तो मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर यह आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थली विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थली विकिरण। देखते हैं, दीर्घ तरंग स्थली विकिरण द्वारा वातावरण गर्म होता है। पृथ्वी को सूर्य तप सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूर्य तप सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त होता है, जिससे गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और वातावरण में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करती है। इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नजदीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नजदीक है? तो जयपुर के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। अतः दिए गए विकल्पों में जयपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। इस उद्यान के करीब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है। जिला पूछा है तो सवाई माधोपुर जिले में है, लेकिन इसमें पूछा किसके नजदीक है? तो जयपुर के। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के तहत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, फिर उसके बाद किस नंबर आता है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, पहले स्थान पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू की गई थी। बिल्कुल आपका सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ये भी आपका क्या है? सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना था। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम है वी पार्ट ऑफ द प्लान यानी योजना का हिस्सा। वी पार्ट ऑफ द प्लान, ये 2024 की थीम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभ्यारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह अभ्यारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थल भी है। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंपॉर्टेंट है,
ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरण को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी परत है? तो सबसे निचली परत क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में यह हुआ था। वर्ष 2022 की थीम पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। ओजोन दिवस की थीम 2022 में क्या थी? तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। अगर हम बात करते हैं 2023 की थीम क्या थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये 2023 की थीम है। अगर हम बात करें 2024 की थीम क्या रखी गई है? तो जीवन के लिए ओजोन 2024 की थीम है। ठीक है, 2024 की थीम क्या है? तो जीवन के लिए ओजोन। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं बनता है या बिजली उत्पादन का नवीकरणीय व स्वच्छ स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता व उपयोगिता की अधिक संभावना है। विकल्प में दिए गए अन्य कथन जैसे आपका रबड़ हो गया, पेट्रोल के जलने से हानिकारक प्रदूषण निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, जैव निम्नकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? जैव निम्नकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जीवाणु के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की मदद से। जैव निम्नीकरण कचरे को बैक्टीरिया और कवक, ये क्या होते हैं? तो अपमार्जक होते हैं यानी अपघटक होते हैं, के माध्यम से विघटित किया जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि यह एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो उप उत्पाद के रूप में पानी बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पानी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊष्मा में वृद्धि से है, अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंग दैर्ध्यों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी की दीर्घ तरंग विकिरण यानी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जब वायुमंडल में हरित गृह गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प की सांद्रता बढ़ती है तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है? में इसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? तो ऑप्शन सी एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों,
प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है, किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। नेक्स्ट है, अजैव निम्नकरणी कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। अजैव निम्नकरणी कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधान कौन सा है? तो पुनर्चक्रण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। अजैव निम्नकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधानों में से एक पुनर्चक्रण है। पुनर्चक्रण के द्वारा कचरे को कुछ नए रूप की सामग्री में बदल दिया जाता है। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं। पुनर्चक्रण चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में मदद करता है। नेक्स्ट, बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? बायोगैस के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का उत्पादन बायोमास के किण्वन द्वारा होता है। बायोगैस का उत्पादन बायोमास के किण्वन द्वारा होता है। इसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। मेथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। इंपॉर्टेंट है, मेथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका उपयोग भोजन बनाने, रोशनी के लिए तथा इंजन चलाने हेतु किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ओजोन अवक्षय के कारण होता है। ओजोन अवक्षय के कारण होता है, क्या होता है इसके कारण? तो त्वचा कैंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर। ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। यह पूछा गया प्रश्न है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है? तो 20.95 यानी 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.036% पाया जाता है। वायु में पाए जाने वाले अन्य घटक नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनान है एवं हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे लगा लीजिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रण बढ़ता है तो इन गैसों द्वारा अधिक ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जिससे पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान दिया है और पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है बलपक्रम, मेघालय में है, ये आपका सही है। पन्ना बिहार में नहीं है। पन्ना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गुंडी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और मुल्यम कहाँ पे है? तो गोवा में है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए चंडीगढ़। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है। कितना है यहाँ पे? तो 22.88 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 27.10 वर्ग किलोमीटर। पांडुचेरी में बात करते हैं कितना है? तो 53.30 वर्ग किलोमीटर। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 227.75 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC और मीथेन भी है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत शामिल हैं, अतः आपका विकल्प ई करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया देखी जाती है, जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन समर्थित यंत्र को कहते हैं, इसे क्या कहता है? पारितंत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पारितंत्र। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन समर्थित यंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? किसमें जैव विविधता अधिकतम होगी? तो मैंने बताया था ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े वायुओं में से एक होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन्यजीव और वनस्पति की कई प्रजातियों से समृद्ध है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी भी मौजूद सबसे पुराने प्रमुख वनस्पति प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करा जो है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? तो हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो यह जो है एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, एशियाई शेर यहाँ पे पाए जाते हैं गिर गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ये 2021 का प्रश्न है, लेकिन अगर अब पूछा जाए तो नकटी भी होगा। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग पूछे तो ऑप्शन ई होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी हाल ही में नकटी और नागी को आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? 82 हो गए। नागी और नकटी भी अब शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो जमुई बिहार में है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? आर्द्र भूमि स्थल है। नेक्स्ट है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामसर स्थल दिया है और राज्य दिया है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला है सूर सरोवर, ये उत्तर प्रदेश में सही है। थोल आपका गुजरात में है। अष्टमुड़ी केरल में है। लोनार आपका ये कहाँ पे? राजस्थान में नहीं है, ये मैंने बताया था कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार आपका महाराष्ट्र में है, सूर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात में और अष्टमुड़ी केरल में है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ये आपके TRE 3 में पूछा गया था। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न रिपीट होते हैं इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। समानता वायु प्रदूषण का एक सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम छिद्र प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के प्रभाव को पौधों के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है। ठीक है, प्रभाव तो सभी पड़ता है, लेकिन प्रायः किस में पड़ता है? तो पत्तियों पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिए वर्तमान में कितने हैं? तो अभी मैंने बताया था वर्तमान में 82 रामसर साइट है, और अभी हाल में बने हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि बिहार के हैं ये। तो कौन कौन से हैं? तो आपका नागी और नकटी। ठीक है, नागी और नकटी जमुई जिले में है। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1971 में ईरान में रामसर संधि पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले देशों में भारत संस्थापक सदस्य है।
प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पहला आपका मूकांबिका, ये कर्नाटक में है, सही है। डालमा झारखंड में है, ये भी आपका क्या है, सही है। नन्यार आपका ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। नन्यार आपका कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि कहाँ पे, केरल में है। और आपका अगला है कोटिगांव, ये आपका गोवा में, ये आपका सही है। कोटिगांव जो है गोवा में है, ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नन्यार आपका कहाँ पे, केरल में है। मूकांबिका कर्नाटक में है। डालमा झारखंड में है। और कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गोवा में है। नेक्स्ट है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? टीआरई वन में पूछा गया था ये। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो गोवा में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चिराओ द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी के किनारे चिराओ द्वीप पर यह स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली मुइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का घटक है। अम्ल वर्षा का घटक कौन सा इसमें, तो आपका HNO3 भी है और H2SO4 भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HNO3 तथा H2SO4 अम्ल वर्षा के मुख्य घटक है, यानी आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा के मुख्य घटक है। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा यानी हिमपात या ओला और कोहरा से है जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं, जिनसे आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, और समानता अम्ल वर्षा का पीएच की बात करते हैं तो 4.2 से 4.44 तक होता है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के डैश जिले में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में, लेकिन इसमें पूछ रहा है किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज में है। ऑप्शन डी मयूरभंज। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह वर्ष 2009 से यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य आदि शामिल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 के तहत भी शामिल किया गया है। भीतरकनिका भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में कितना है, 49, लेकिन ये प्रश्न के अनुसार है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक है। कितना, 97। वर्तमान में लगभग 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नजदीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नजदीक है, पढ़ चुके हैं, तो जयपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर जिले में है ये। ठीक है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम क्योटो सम्मेलन था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1997 में हुआ था। ठीक है, जापान के क्योटो शहर में यह आयोजित हुआ था। COP27 का आयोजन 1 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। ठीक है, COP27 कब हुआ था, 2022 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं COP28 जो है 2023 में कहाँ पे, दुबई में हुआ था। और COP29 जो है ये 2024 में कहाँ पे होगा, तो बाकू अजरबैजान में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में यह पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर
10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। 16 सितंबर को संपूर्ण विश्व में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 वर्ल्ड ओजोन दिवस की थीम पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, यह जो है आपका 2022 की थीम है। ठीक है, ये 2022 की थीम थी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक इसमें पूछ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मेथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी, सभी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहजीविता या म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। सहजीवी के अंतर्गत दो पादप तथा जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे सहजीविता कहा जाता है। यानी लाइकेन क्या होता है? सहजीवी होता है। नेक्स्ट है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहां जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। ऑप्शन ए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास यानी आवास इसके पते जहां वह रहता है के समान है, जबकि निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा वह प्रजाति अपनी उत्तरजीविका और जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? सबसे अधिक कौन सा प्रदूषित करता है? तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है, ऊंची सांद्रता में या मनुष्यों और जानवरों के लिए क्या होती है? विषाक्त होती है, यानी जहरीली होती है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घुटता है, बाद में बेहोशी आती है और मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? कौन सा एक जो है जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैब अपमार्जक। ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। साबुन क्षारीय वसा एवं तेलों की प्रतिक्रिया से बनते हैं। साबुन जो होता है, साबुन क्षारीय वसा एवं तेलों की प्रतिक्रिया से बनते हैं। वसा और तेल आसानी से माइक्रोब्स द्वारा सरल अणुओं में टूट सकते हैं, इसलिए साबुन क्या आपका? तो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन आपका जो डिटर्जेंट सिंथेटिक यौगिक होते हैं या साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। इन सिंथेटिक यौगिकों को माइक्रोब्स सरल अणुओं में नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए डिटर्जेंट क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पौधों की पत्तियां, घरेलू मलमूत्र ये और साबुन ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? तो पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में यह पहली बार मनाया गया था। वर्ष 1970 में यह पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। वर्ष 2022 के पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। यह आपका 2022 की थीम थी। अगर हम बात करते हैं 2024 की थीम क्या थी? तो ग्रह वर्षज प्लास्टिक। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? 24 की थीम तो ग्रह वर्षज प्लास्टिक जो है, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक 2024 की थीम है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी की निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। मोटर गाड़ी से कौन सी गैस? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत जहरीली गैस होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? कौन सी गैस जो है अम्ल वर्षा का कारक है? तो ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी।
अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल प्रमुख होते हैं। जिस वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से नदियों के पीएच का मान भी कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए? जावन जाति के गैंडे किस देश में? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, जावन गैंडा जिसे सूंडा गैंडा या कम सींग वाले गैंडे के रूप में जाना जाता है, या वर्तमान इंडोनेशिया में जावा के पश्चिमी क्षेत्र में उंजांग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि? समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन के लिए लाभप्रद होता है। क्यों होता है? तो ऑप्शन ए, क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि हरित पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो समुद्री जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CFC। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण ओजोन क्षयकारी पदार्थों का वायुमंडल में ओजोन से अवज्ञा करना है। ओजोन को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हैलोजन्स हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर, नेत्र रोग आदि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और ये जो है क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 1985 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है। 1940 में ओजोन अणु की पहचान की गई। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों को ब्रायन गार्डनर, जो फरमान तथा जोनाथन संकलिन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से आपका मिजोरम, ऑप्शन डी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कितना है यहाँ पे? तो 84.53%। इसके बाद किसका नंबर आता है? अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, जबकि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर अरुणाचल आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? तो कोरल है। ऑप्शन ए, कोरल। कोरल रीफ को हिंदी में प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल कहा जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित क्या होते हैं? चट्टान है, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। ये गर्म और उथले समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर तेजी से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पर्यावरण एवं उसके महत्व के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम क्या थी? तो केवल एक पृथ्वी, ये 2022 की थीम थी। 2024 की बात करते हैं तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता 2024 की थीम है। नेक्स्ट है, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो प्लैंकटन कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्लैंकटन।
प्लैंकटन सूक्ष्म जीवों के विविध संग्रह हैं जो जलीय वातावरण में सामूहिक रूप से रहते हैं। ये मछली एवं व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट है, एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं तो ऑक्सीजन हेतु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन हेतु यानी ऑक्सीजन के लिए। मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे जलकुंड में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उगाए जाते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं पूछ रहा है तो एल्युमिनियम फॉयल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो जैव निम्नकर्णीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे आपका पशुओं के अपशिष्ट हो गए, पेड़ पौधों के अंश, कागज, जैविक खाद आदि। जबकि जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ अजैव निम्नकर्णीय कहलाते हैं, जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल आदि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या आपका स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सीसा वाहन प्रदूषण के भाग हैं। ये वाहनों में ईंधनों के दहन से निकलने वाले धुएं में मौजूद होते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या आपका हरित गैस है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली पाई जाती है? साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में? तो ऑप्शन सी केरल में। ऑप्शन सी। अगर पूछा फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1980 को की गई थी। इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। हाथी, बाघ, सांभर, चीता एवं जंगली सुअर यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। नेक्स्ट है, यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है। यूएनईपी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जैव विविधता के संरक्षण से। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी की स्थापना 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022 में इसके 50 वर्ष पूरे किए थे इसने। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि? रियो डी जेनेरियो क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून के मध्य 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 तथा रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट है, मिथियोनिन होता है। मिथियोनिन क्या है? तो कीटनाशक। ऑप्शन सी कीटनाशक। मिथियोनिन एक कीटनाशक होता है या एक प्रकार का अमीनो एसिड है जिसका प्रयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अविषाणु कीटनाशक के रूप में बड़े कैटरपिलर बचाव के लिए किया जाता है, जो कि नारंगी फसलों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट एवं नगांव जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये? असम में है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक सींग वाले गैंडों की लगभग 2/3 आबादी है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 या CMP11 पेरिस फ्रांस में
30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के लिए दलों की बैठक का 21वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के दलों की बैठक का 11वां सत्र था। अगला है मिलान करना है। त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक किसकी मात्रा? तो H2SO4 की, ऑप्शन C। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है। इसकी मात्रा लगभग 70% होती है, जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, सभी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाजित समिष्ट है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पर्यावरणीय क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। भौतिक तत्व में स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा मानव एवं सांस्कृतिक तत्व में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, ऑप्शन सी। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह संगठन रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है पर्यावरण से 77 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसके आगे की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आओ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।